हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिम्मी सिंह। आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे इस वाले वीडियो में। तो हम 2015 से 2021 तक के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन उन सभी को सॉल्व करेंगे। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो टॉपिक हमने कवर किया है, सारे साइकिल से रिलेटेड मींस कि फोटोसिंथेसिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे। सो क्वेश्चन नंबर 103 है ये। इसमें पूछा गया है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन सॉर्गम इज। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर यदि हमने फोटोसिंथेसिस के जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से पढ़े हुए हैं तो हमें ये पता होगा कि सॉर्गम जो है वो कौन सा प्लांट है, ये C4 प्लांट होता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो कि C4 प्लांट में जो साइकिल रन हो रही थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, हम एग्जामिनेशन रूम में बैठे हों या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले एकदम फ्री माइंड से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है कि उसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर C4 साइकिल की बात की गई है, बिकॉज सॉर्गम जो है वो C4 प्लांट का एग्जाम्पल है। तो C4 साइकिल जो थी उसमें हम देख चुके हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो प्रोसेस हो रहा है तो उसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो फॉर्म होता था वो क्या था, 4 कार्बन एसिड था, जिसको हम OAA शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। और अगर यदि हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस तरीके से हमें क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑप्शंस पे ना जाके सबसे पहले क्वेश्चन को फ्री माइंड से पढ़ना है, उसके बाद ये समझना है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर यदि इतना हमें समझ में आएगा, उसके बाद जब हम ऑप्शंस पे जाएंगे तो अपने आप हम उसका करेक्ट आंसर जो है उसको चूज़ कर पाएंगे। अगर यदि मैं यहाँ पर ऑप्शंस की बात करूँ तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, PGA की बात की गई है। अगर यदि हमने टॉपिक को अच्छे से कवर किया है तो ये क्या है, ये C3 साइकिल का प्रोडक्ट है। पायरुविक एसिड ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं था। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये C4 साइकिल का स्टेबल प्रोडक्ट है। सक्सिनिक एसिड ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले तो ये भी कर सकते हैं, सॉल्व करते टाइम एलिमिनेशन भी कर सकते हैं कि हमने पायरुविक एसिड, सक्सिनिक एसिड इस तरीके का कुछ भी पढ़ा नहीं है, तो ये दो ऑप्शंस तो अपने आप हट जाते हैं। अब बचता है फर्स्ट एंड थर्ड। तो अगर यदि हमें C4 साइकिल अच्छे से पता होगी कि उसमें क्या बनता है तो फटाक से हम उसका ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन उसको चूज़ कर लेंगे, दैट इज़ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है 2020 में जो नीट का एग्ज़ाम था वो 2 फेज़ में कंडक्ट हुआ था। तो पहले हम फेज़ 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद फेज़ 2 में जो पूछे गए उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 फेज़ 1 का है, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पूछा गया है। फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस था उसको हम C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब C2 साइकिल के नाम से जानते हैं तो इससे हमें इतना रिमाइंड हो जाना चाहिए कि जो रूबिस्को की ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी थी उसके बाद क्या फॉर्म हो रहा था। सिंपल सी अगर इसको लैंग्वेज में हम क्वेश्चन को समझें तो यहाँ पर भी हमसे वही पूछा गया है कि जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है और जो C2 साइकिल जिसको जानते हैं हम नाम से, तो उसमें जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा था वो कौन सा कंपाउंड था। अगर यदि मैं यहाँ पर डायग्राम की तरफ जाऊँ कि जो हमारा C2 साइकिल था, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये C2 साइकिल है, ठीक है। अब C2 साइकिल में क्या है
कि जो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी थी उसके बाद में जब रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है उसको फिक्स करता है, तो क्या फॉर्म करता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड होता है ये। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि ये जो है ये क्या है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल किसका बनाता है, पीजीए का, ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि रूबिस्को जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को फिक्स कर रहा है तो एक मॉलिक्यूल बना रहा है 2 कार्बन का जो था फॉस्फोग्लाइकोलेट, और एक मॉलिक्यूल बना रहा था 3 कार्बन का जिसको हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिससे कि हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्या फॉर्म हो रहा था, तो अगर यदि हम ऑप्शन की तरफ जाएं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, ऐसा तो है नहीं क्योंकि एक मॉलिक्यूल बना रहा है 2 कार्बन का, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल बनता है 3 कार्बन का, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया कि 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के, नहीं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। अभी इसको हम होल्ड पर रखते हैं बिकॉज इस वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सही जा रहा है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन का कंपाउंड ऐसा कुछ फॉर्म ही नहीं होता। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। अब इसमें ये वाला पॉइंट तो ठीक है कि 2 मॉलिक्यूल का एक कंपाउंड बनता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन 4 कार्बन का कंपाउंड जो है वो बनता है, ऐसा हमने पढ़ा नहीं है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन का एक कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है। आई होप कि ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यदि नहीं समझ में आता है या कोई कन्फ्यूजन क्रिएशन होती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकूं, डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। अब हमें यहाँ पर लाइट रिएक्शन के बारे में ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें फोटो सिस्टम का जो साइकिल है वो अच्छे से पता होगा, तो इसको हम विद इन अ मिनट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। फोटो सिस्टम 2 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में फोटो सिस्टम प्रेजेंट था। सबसे पहले क्या है, फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्यूनोन को जा रहा था, प्लास्टोक्यूनोन के बाद साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो था वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे। इसके बाद क्या था, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन फोटो सिस्टम 1 को। सो ये एक सीक्वेंस था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का। अब यहाँ पर हमसे पूछा कि इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। प्लास्टोक्यूनोन के बारे में पूछा गया है कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो फोटो सिस्टम 2 जो है वहाँ से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, ये सही है कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है उसको जा रहे हैं। अगर यदि हम इस ऑप्शन पे जाएं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से फोटो सिस्टम 1, अगर इस ऑप्शन को देखें तो इसके बीच में प्लास्टोक्यूनोन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अगर प्लास्टोसाइनिन होता यहाँ पर प्लास्टोक्यूनोन की जगह तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन इसके बीच में प्लास्टोक्यूनोन नहीं है, सो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। फोटो सिस्टम 1 टू NADP पॉजिटिव, यहाँ पर NADP जो कि रिड्यूस हो जाता है NADPH में, तो ऐसा कुछ है। प्लास्टोक्यूनोन इस वाले सीरीज में प्रेजेंट था, नहीं था, तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। फोटो सिस्टम 1 टू ATP सिंथेज, ये भी नहीं है बिकॉज इसके बीच में भी प्लास्टोक्यूनोन नहीं पाया जाता। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो करेक्ट हो जाता है कि फोटो सिस्टम 2 से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है इसके बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, प्लास्टोक्यूनोन। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पेपर देख रही थी तो मुझे ये क्वेश्चन इसलिए इंटरेस्टिंग लगा कि जब हमने
C4 प्लांट के बारे में पढ़ा था, तो रुबिस्को की एक्टिविटी जब हमने देखी थी, जो रुबिस्को एंजाइम है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो है वो ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है इन दी वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? रुबिस्को। और प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो है उसको एक ही तरीके से हम समझ सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एनिमल्स के केस में। ये क्या है? ये प्लांट के केस में प्रेजेंट होता है। अगर यदि हमसे इस तरीके से एनिमल के केस में पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलेजन जो है, कोलेजन नाम की जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा एनिमल्स में पाई जाती है, जितने भी प्रोटीन्स हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को प्लांट के केस में रुबिस्को के तरीके से क्वेश्चन बना के दे दिया गया, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन है, लैक्टिन है, इंसुलिन है, और यहाँ पे दे दिया जाता है रुबिस्को, ठीक है, और ये प्लांट से रिलेटेड, एनिमल की जगह यहाँ पे हो जाता है प्लांट, ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होता है? रुबिस्को। सो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आई थी कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये क्या होते हैं? ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब हमें ध्यान में आएगा कि हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ा था कि रुबिस्को जो है एंजाइम या फिर प्रोटीन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है इन दी वर्ल्ड, ठीक है। अगर यदि इसमें कोलेजन के साथ लैक्टिन ना देके रुबिस्को दे दिया होता तो हमें एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता कि रुबिस्को होगा या कोलेजन होगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि किसके बारे में, किससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है। यहाँ पर सीधे सीधे एनिमल से रिलेटेड पूछा गया है, तो एनिमल प्रोटीन के बारे में पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? कोलेजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है 2020 में फेज़ 2 मीन्स सेकंड फेज में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गुड क्वेश्चन। अब क्या होता है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो हमारा आधा दिमाग तो वैसे ही नहीं चलता है, सिंपल सी बात है, और उसमें हम क्वेश्चन को इतनी जल्दी में पढ़ते हैं, उसमें बहुत से टाइम ऐसा होता है कि यही नहीं देख पाते कि यहाँ पे हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है, और फिर क्या होता है, फिर क्वेश्चन को हम गलत करके आ जाते हैं और बाद में आके चेक करते हैं तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो जब भी कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? सही पूछा गया है, गलत पूछा गया है, करेक्ट इनकरेक्ट ये पूछा गया है, वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब इसमें हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो अगर यदि फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करें जिसमें हमें रुबिस्को से रिलेटेड पूछा गया है, रुबिस्को एक्शन रिक्वायर एटीपी और NADPH। रुबिस्को जो एंजाइम है उससे रिलेटेड पूछा गया है कि रुबिस्को जब क्या कहते हैं उसको एक्टिविटी शो करनी हो तो उसको रिक्वायरमेंट होती है ATP और NADPH की, ठीक है, ये पूछा गया है। तो ये क्या है? सही ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद रुबिस्को इज़ अ बायफंक्शनल एंजाइम, ये भी सही ऑप्शन है, बिकॉज इसके पास 2 एक्टिव साइड होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने के लिए और एक ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए। सो इस बेसिस पे ये क्या हो जाता है? ये बायफंक्शनल एंजाइम हो जाता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन की बात करें अगर यदि हम, इन C4 प्लांट्स द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मेसोफिल सेल्स, ठीक है। C4 प्लांट में रुबिस्को की एक्टिविटी जो है वो मेसोफिल सेल्स में देखी जाती है, ये पूछा गया है। तो अगर यदि हम C4 प्लांट का जो साइकिल था उसको ड्रॉ करें यहाँ पर कि ये जो है ये मेसोफिल सेल्स हैं, उसके साथ ये बंडल सीड सेल्स हैं, ठीक है। तो जब हम इस प्रोसेस को पढ़ रहे थे तो मेसोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही थी, फिक्स होने के बाद ही यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा था वो इधर मूव करके आ रहा था। यहाँ पर बंडल सीड सेल्स जो है उसमें डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस देखा जा रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी। और बंडल सीड सेल्स में ये भी हमने देखा था कि जो रुबिस्को एंजाइम है या फिर C3 साइकिल को ऑपरेट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो केल्विन साइकिल जो है C3 साइकिल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको फिक्स करने के लिए रन होती है, कहाँ पर? बंडल सीड सेल्स में। सो ये ऑप्शन जो है वो क्या है? वो इनकरेक्ट है,
कि C4 प्लांट्स में रुबिस्को की एक्टिविटी जो है वो मीजोफिल सेल्स में होती है, नहीं, बंडल सीथ सेल्स में होती है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट है। सो इसीलिए ये क्या हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब 4th जो स्टेटमेंट है उसको भी हम पढ़ ही लेते हैं। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रुबिस्को एक्टिविटी इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। सही बात है, बिकॉज राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड जो है वो क्या है, वो 5 कार्बन का कंपाउंड है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। और ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट था, और क्वेश्चन में भी हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, बिकॉज मे भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, बट अगर शांत दिमाग से, फ्री माइंड से हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, या फिर हमने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, सारे साइकिल्स जो है वो अच्छे से पढ़े हैं, तो ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है, 111वां क्वेश्चन है। ठीक, इसमें हम देखते हैं ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात की गई है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एट फोटोसिस्टम 2, व्हाट इज द सोर्स विच रिप्लेसेस दीज इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबसे पहले मैं बता दूँ कि फोटोसिस्टम 2 जो है उसको हम जानते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से। सो इसके बारे में यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया गया है। जब हमने फोटो सिस्टम पढ़े थे तो जो फोटो सिस्टम 2 था, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई कहाँ से हो रही थी, वाटर स्प्लिटिंग से। ठीक है, यही पूछा गया है कि जब रिएक्शन सेंटर जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कौन रिप्लेस करता है, लाइट से मिलता है, नहीं, ऑक्सीजन से मिलता है, नहीं, वाटर जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने का काम करता है। बिकॉज वाटर स्प्लिटिंग जो है उससे ही क्या हो रहा था, ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो है वो भी रिलीज हो रहे थे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज वाटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नाउ अब आ जाता है 2019 का क्वेश्चन नंबर 68। इसमें हमसे पूछा है इन हैच एंड स्लैग पाथवे, हैच एंड स्लैग पाथवे जो है उसको हम C4 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, C4 साइकिल। सो हैच एंड स्लैग पाथवे में द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, रुबिस्को होता है। रुबिस्को एक एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, नहीं, बिकॉज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है आफ्टर फिक्सेशन। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, नहीं, ये क्या है, ये C3 साइकिल जो है उसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जिसको हम पैप के नाम से जानते हैं, यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो है वो क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। C4 साइकिल में ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, OAA में। सो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ठीक है, अब हमें अगर यदि C4 साइकिल का अल्टरनेटिव नेम नहीं पता होता, हैच एंड स्लैग पाथवे के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर हम जाहिर सी बात है कंफ्यूज हो जाते क्वेश्चन में कि ये कौन सा वाला प्रोसेस था, क्या प्रोसेस था, इसमें कौन सा एंजाइम काम कर रहा था, क्या था, इस तरीके से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो ही जाता है। सो अल्टरनेटिव नेम भी हमें अच्छे से पता होने चाहिए हर एक प्रोसेस के। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 2018 के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, यहाँ पर पूछा है किससे, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, लाइट, कौन सा फैक्टर है जो कि स्टोमेटा के मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करता है। तो अगर यदि हम टेम्परेचर, ठीक है, और लाइट,
लाइट पड़ती है, जितनी हाई इंटेंसिटी की लाइट होगी तो वो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगी। लो लाइट है तो लो टेम्परेचर, हाई लाइट है तो हाई टेम्परेचर। सो टेम्परेचर और लाइट की वजह से स्टोमेटा का मूवमेंट जो है अफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की वजह से स्टोमेटा का मूवमेंट जो है अफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट में, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? स्टोमेटा करते हैं। सो टेम्परेचर की वजह से भी स्टोमेटा का मूवमेंट अफेक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी मूवमेंट अफेक्ट होता है, लाइट की वजह से भी होता है। लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है उसकी वजह से स्टोमेटा का जो मूवमेंट है वो अफेक्ट नहीं होता है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि क्या पूछा है। सो नॉट अफेक्टेड बाय ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है उसमें कुछ एंड प्रोडक्ट बन रहे थे, तो इन वाले मॉलिक्यूल्स में से, इन कंपाउंड में से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो नहीं फॉर्म हो रहा था? एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जी बिल्कुल होता है लाइट रिएक्शन में। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। वाटर स्प्लिटिंग जब हो रही थी तो ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा था, एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। NADPH जो है उसका फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल होता है। NADH जो है उसका फॉर्मेशन होता है, नहीं। NADH जो है उसका फॉर्मेशन नहीं देखा जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका? ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगर यदि हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो जो फोटो सिस्टम वाला प्रोसेस था उसमें हमने देखा था कि वाटर स्प्लिटिंग हो रही थी सबसे पहले, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स मिल रहे थे, और ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर दी जा रही थी। सो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद ATP और NADPH जो है वो तो फॉर्म हो ही रहे थे फोटो सिस्टम वाला जो प्रोसेस था उसमें। सो ये तीनों क्या है? ये प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन जो है उसके। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? इन चारों में से कौन सा नहीं है प्रोडक्ट, उसके बारे में। सो NADH जो है वो उस तरीके का कोई कंपाउंड फॉर्म ही नहीं होता है फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब आ जाता है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। सो 2017 में हमसे क्वेश्चन नंबर 86 जो है वो आया है। उसमें पूछा है विद रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर हमसे जो फोटोसिंथेसिस के रेट को फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा गया, नॉट करेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हमें बताना है। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में। तो अगर यदि हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शंस को पढ़ें, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन इन्हेंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट। सो ये बोल रहा है कि कार्बन एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो अगर यदि इतना इस लेवल तक इंक्रीज हो जाती है तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो रेट है उसको इन्हेंस करेगी। बिल्कुल करेगी, ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विद इन्हांस्ड फोटोसिंथेसिस वाइल C4 प्लांट्स हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज C4 प्लांट वो प्लांट थे जो हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थे, हायर टेम्परेचर जो है उसको टॉलरेट करने वाले प्लांट थे, हाई लाइट इंटेंसिटी की जो लाइट होती है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने वाले प्लांट कौन है? C4 प्लांट है। जबकि इसमें हमसे क्या बोला है? C3 प्लांट वो प्लांट है जो हायर टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, नॉट करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, और क्या कहते हैं? इनकरेक्ट कह सकते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, और आंसर हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2। थर्ड ऑप्शन को अगर हम पढ़ें, टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड। जी नहीं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है, लाइट सेचुरेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर एट 10% ऑफ फुल सन लाइट, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, इसका इनकरेक्ट हो जाता है। सो हमारा आंसर मिल जाता है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन जो है उसका तरीका ही बदल दिया है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अगर यदि हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया कि इन हैच एंड स्लैक पाथवे द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया, जो था फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। अब फॉस्फोइनोल के बारे में तो बता दिया, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोसेस जो है उसके नाम दे दिए कि ये कौन से प्रोसेस में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। C4 प्लांट्स जो है उनमें देखा जाता है। C2 साइकिल में भी नहीं होता, C3 एंड C4 में भी नहीं होता, C3 में भी नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से क्वेश्चंस जो है उनको मॉडिफाई करके भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इवन पूछे जा रहे हैं, अभी लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2016 फेज 1 में यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पेयर इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेज। ठीक है, फोटो रेस्पिरेटरी लॉस जो होता है उसको अवॉइड कर रहा है। ठीक है, प्लांट हमारे गार्डन में एक प्लांट है, ऐसा प्लांट है जो कि इस वाले प्रोसेस के थ्रू जो लॉस होता है उसको अवॉइड कर रहा है। ठीक है, हैज़ इम्प्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, show light rate of photosynthesis at higher temperature and has improved efficiency in nitrogen utilization. In which of the following physiological group would you assign this plant? अब यहाँ पर अगर यदि हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया गया है कि फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको अवॉइड कर रहा है, ठीक है, वाटर एफिशिएंसी जो है यूज़ की वो इम्प्रूव्ड है, हाई रेट है उसको शो कर रहा है फोटो हाई टेम्परेचर में, तो ये सारे करेक्टर्स जो है हमें अच्छे से याद आ रहा है कि ये जो है किसकी बात की गई है, C4 प्लांट जो है उसकी बात की गई है। ठीक है, और कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो है वो क्या है, कैम प्लांट से भी रिलेटेड थे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होता है। ठीक है, सो ऑप्शन की तरफ जाएं अगर यदि हम, तो फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सर, C2 प्लांट, C4 प्लांट एंड कैम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। ये दो प्रोसेस हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हैं जो कि किसकी डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं, ये कह सकते हैं हम। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं, फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। ये जो है दो फोटो सिस्टम जो कि साथ में ऑपरेट होते हैं, साइमल्टेनियसली जो ऑपरेट हो रहे हैं, तो उनमें देखा जाता है रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट जो है वो एक डिस्कवरी की तरह यूज़ किया जाता है। किसमें, टू फोटो सिस्टम जो कि ऑपरेट होते हैं साइमल्टेनियसली। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2016 का फेज 1 का ये क्वेश्चन नंबर 46, इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर यदि हमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से पता होगा तो उसमें दो रीज़न प्रेजेंट थे। एक था थैलेकॉइड मेम्ब्रेन वाला रीज़न जो कि स्टैकिंग इस तरीके से प्रेजेंट थी, और एक ऐसा रीज़न था जहाँ पर स्टैकिंग एब्सेंट है जिसको हम स्ट्रोमा के नाम से जान रहे थे। ठीक है, ये था स्ट्रोमा वाला रीज़न।
और ये था थैलेकॉइड वाला रीजन। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा वाला जो पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का जहाँ पर प्रोटॉन्स जो है वो हाईएस्ट नंबर में पाए जाते हैं। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स इस तरीके का जो प्रोसेस हमने पढ़ा है उसमें कोई इस तरीके का चीज़ नहीं देखी कि इस वाले रीजन पे हाईएस्ट प्रोटॉन का नंबर पाया जाता है, नहीं। स्ट्रोमा की अगर हम बात करें तो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन थैलेकॉइड ल्यूमेन जो है उसमें उसके कंपैरिजन में स्ट्रोमा में कम प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? जो ल्यूमेन है थैलेकॉइड का उस वाले रीजन में। अब ल्यूमेन क्या है थैलेकॉइड का? अगर यदि हम इस एक सिंगल थैलेकॉइड की बात करें, इसको इनलार्ज करके देखें तो ये इस तरीके से ड्रॉ होता है। तो ये वाला जो इसका रीज़न है, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड के नाम से इसको हम जानते हैं, तो ये वाला जो रीज़न है यहाँ पर अच्छे खासे अमाउंट में प्रोटॉन का नंबर देखा जाता है। स्ट्रोमा में भी प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम मात्रा में पाए जाते हैं। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऐसा कुछ नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है 2016 का क्वेश्चन फेज सेकंड का, सेकंड फेज का जो एग्ज़ाम था, क्वेश्चन पेपर था, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 113। द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। अब यहाँ पर हमसे सिंपल सी बात है, अगर यदि हमने C4 एंड C3 प्लांट में जो डिफरेंस है वो वाला वीडियो देखा है या फिर हमें डिफरेंस पता है, तो हम विद इन अ मिनट, इवन विद इन सेकेंड इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस की अगर बात करें, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, इस तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं देखा था। कैल्विन साइकिल जो है उसका अल्टरनेटिव नेम होता है C3 साइकिल जो है उसको हम कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? ये C4 प्लांट में नहीं देखा जाता, लेकिन C3 प्लांट्स जो हैं उनमें पाया जाता है। रेस्पिरेशन जो है वो एक अलग ही प्रोसेस होता है, सो इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, बिकॉज C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस एब्सेंट होता है, C3 प्लांट में प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है 2015 का, क्वेश्चन नंबर है 99। द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर हमें अच्छे से पता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये पूछा गया क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में स्टैक की फॉर्म में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है, तो उस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा क्रिस्टी। सो स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा ये एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टी जो होती हैं ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। सो ये जो स्टैकिंग होती है मेम्ब्रेन की उसको हम थैलेकॉइड के नाम से जानते हैं, ग्रेनम के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ग्रेना। देखो किस तरीके, कितने सिंपल और कितना घुमा फिराने वाले क्वेश्चंस जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। सो एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। तो अब 2015 में रीटेस्ट हुआ था, ठीक है, फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 132 जो है वो आया है। इसमें हमसे पूछा गया इन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस। अब हम फिर से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ये थैलेकॉइड वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये इस पर जब लाइट पड़ रही थी तो ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इस वाले मेम्ब्रेन में जो कि एक पिगमेंट प्रेजेंट था जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, जब लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल जो है वो एक्टिवेट होता है। सो ये वाला प्रोसेस क्या हो गया? ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो गई जो कि थैलेकॉइड में प्रेजेंट था।
ठीक है। लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट जो स्ट्रोमा वाला रीजन था, उसमें जो रिएक्शंस हो रही थी उनको लाइट की नीड नहीं थी, वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। सो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कौन से रीजन में पाया जाता है? स्ट्रोमल मैट्रिक्स, थैलेकॉइड ल्यूमेन, फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। सो फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 का जो प्रोसेस है वो थैलेकॉइड की, ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है इसमें फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर रन होता है। और उसके बाद थैलेकॉइड ल्यूमेन में जो प्रोसेस होता है वो लाइट की डिपेंडेंसी से होता है। लेकिन स्ट्रोमल मैट्रिक्स में जो प्रोसेस होते हैं वो लाइट पर डिपेंड नहीं होते, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज स्ट्रोमल मैट्रिक्स। आई होप कि ये क्वेश्चंस जो हैं, क्या हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कैसे उसका आंसर हमने करेक्ट आंसर जो है उसको चूज़ किया है, पिक किया है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमें कॉन्सेप्ट जो हैं फोटोसिस्टम के बारे में, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद उसमें C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम प्लांट, C2 साइकिल, ये सारे प्रोसेस अच्छे से पता होंगे। C3 C4 प्लांट में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ें सारी अच्छे से पता होंगी, तभी हम क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो अगर यदि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं भी पढ़ा है, नहीं आता है, तो उसके लिए मेरे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है। एक सीक्वेंसिंग वे में मैंने वीडियोस अपलोड की हैं जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगी, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं मीन्स पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियोज़ जो है उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देखें तो आराम से बहुत इजीली क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आई होप कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे, उनका करेक्ट आंसर मीन्स जो एक्सप्लेनेशन है वो भी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आता है या किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न होता है या कोई डाउट है कोई टॉपिक के रिगार्डिंग, तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके डाउट जो है उसको क्लियर करूं, एंड क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो उसको भी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।